अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, अब हम अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको इन द प्रीवियस लेक्चर्स फ्रॉम लेक्चर नंबर 11 टू 14 वी हैव ऑलरेडी लर्नड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ इन दिस वीडियो इन लेक्चर नंबर 15 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट bulk transport, which is a type of active transport. In the previous video I have already explained what is primary active transport and what is secondary active transport. Now I will explain that what is bulk transport. ठीक है? And in this video I will also explain different types of bulk transport, जैसे कि exocytosis है, like endocytosis, phagocytosis, pinocytosis and receptor mediated endocytosis. So just हम यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है फ्रॉम लो टू हाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी वाया कैरियर प्रोटीन्स। मैंने, अगर आप पीछे वाली वीडियो देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये 4 पॉइंट्स बताए थे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मस्ट है। सबसे पहले कि लो से हाई की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा क्या है? यूजिंग एनर्जी है। और तीसरा क्या है? कैरियर प्रोटीन्स या पंप्स को यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है? तो प्राइमरी में क्या होता है? एटीपी यूज होते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है वो यूज होता है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और सिम पोर्ट उसकी और एंटी पोर्ट उसकी दो तरह की टाइप्स हैं। तो इस वीडियो में हम बल्क ट्रांसपोर्ट लेंगे और ट्रांसपोर्ट इन वेजिकल्स, जिसको हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो वेजिकल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी और प्राइमरी में बच्चों जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज होती हैं। लेकिन जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है उसमें वेसिकल्स यूज होते हैं, और वो हमारे पास दो टाइप का होता है, या एक्सोसाइटोसिस होती है या एंडोसाइटोसिस। ठीक है? जिसमें एक्सोसाइटोसिस में वेसिकल्स जो हैं वो एग्जिट आउट करते हैं सेल से, और एंडोसाइटोसिस में इनसाइड। और फिर वो आगे 3 टाइप्स का होता है। ठीक है? तो बच्चों, ये बड़ी आप कह लो कि ना एक प्यारी सी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था आप लोगों के लिए, और इसे बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगी थी। तो मैं इसे ना थोड़ा सा क्लियर भी कर देती हूँ, क्योंकि पॉइंटर मेरा यूज करना बहुत मस्ट होता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये है कि ना आप लोग इसकी जो है ना वो आप कह लो कि वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस टेबल का, ताकि आप लोगों के लिए ना इसको रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है। तो ये लो बच्चों, मैंने इसको ही थोड़ा सा साफ भी कर दिया है। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत प्यारा जो है ना वो टेबल है, और आई होप कि इसको याद करने के बाद फिर आप लोग ना बिल्कुल भी जो है वो नहीं भूलोगे। ठीक है? ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की। तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है कि सम मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर जस्ट टू लार्ज टू पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू मूव थ्रू अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। कुछ मॉलिक्यूल्स बच्चों इतने बड़े होते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या, बल्कि वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से भी मूव नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे हमने डिफ्यूजन में देखा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में भी देखा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो चैनल्स और पंप्स के थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव करते हैं। लेकिन कुछ इतने बड़े होते हैं कि वो इनसे भी मूव नहीं कर पाते। तो सेल क्या करता है? सेल यूजेस अनदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू मूव पार्टिकल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल। ठीक है? तो ऐसी के लिए वो क्या करता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और फ्लूइड्स आर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग वेसिकल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और ये भी एटीपी को यूज करता है। अब हमारे पास ये 2 टाइप्स का होता है मेजरली। वैसे 3 टाइप्स है, लेकिन अभी 2 टाइप्स समझ लो, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जब भी कोई चीज बच्चों, देखो ये बड़ी सिंपलीफाइड सी डायग्राम है कि जब भी एंडो का क्या मतलब होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो जब भी वेसिकल्स या कोई भी चीज जिसने सेल के अंदर एंटर होना है वो एंटर हो रही है वेसिकल्स के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। ये देख रहे हो ना, यहाँ मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूव कर रहे हैं। और जब वेसिकल्स और मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल जाते हैं, मतलब एक्सो, एक्सो का क्या मतलब होता है? आउटसाइड। तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस, आउटसाइड द सेल। और जब अंदर आ रहे हैं तो एंडोसाइटोसिस, इनसाइड द सेल। तो बच्चों, एक्सोसाइटोसिस क्या है कि इट इज अ प्रोसेस वेयर अ सेल रिलीजेस लार्ज मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द सेल। क्या है?
आउट ऑफ द सेल यूजिंग वेसिकल्स दैट फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसकी जो क्या है कि इट मूव सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फूड। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होते हैं, या हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, वो सब किस प्रोसेस के थ्रू होता है? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। और ये इसके 4 स्टेप्स हैं, ये मैंने आपके नोट्स के लिए यहाँ पेस्ट किए, ठीक है। तो इसको या तो नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारे पास 4 स्टेप्स में एक्सोसाइटोसिस होता है। सबसे पहले होती है पैकेजिंग, फिर ट्रांसपोर्ट होती है, फिर फ्यूजन होती है और फिर रिलीज होती है। और ये चारों स्टेप्स कैसे होते हैं? इस डायग्राम में बच्चों देखो कि सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1, दैट इज पैकेजिंग। अच्छा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब अगर आप ईआर का फंक्शन समझना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर नंबर आई थिंक सो 2 है कि 3 है, जिसमें मैंने जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। आई थिंक सो वो लेक्चर नंबर 3 या 4 है, वो आप जाके वहां से देख सकते हो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों क्या है? वहां पर फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स बन रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बन रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं, जिन्होंने सेल से बाहर जाना है। तो सबसे पहले क्या होगी? पैकेजिंग होगी। ये ईआर से निकलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, एंजाइम्स या कोई भी चीज जो ईआर बना रही है, वो सीधा कहाँ जाएगी? गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि इनको मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब देखो, जैसे हम बच्चों कोई भी चीज टीसीएस करवाते हैं या हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई चीज भेजते हैं, तो सबसे पहले हम उसे पैकेट करते हैं ना, उसे एक पैकेट के अंदर बंद करते हैं। ये तो नहीं होता कि आप जस्ट कोरियर वाले को हैंड ओवर कर देते हो, ऐसे तो नहीं होता। इसी तरह जो सेल भी है वो अपनी कोई भी चीज जो उसने आउट ऑफ द सेल भेजनी है उसको पैक करता है, ठीक है। और उसका वो काम कौन करके देता है? गोल्जी अपरेटस। ये पैकिंग का काम, पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। एक दफा बन गई ईआर में, गोल्जी अपरेटस में पैक हो गई, तो ऐसे हमारे पास वेसिकल आ जाते हैं। ये देख रहे हो बच्चों, ये वेसिकल सा बन गया और ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है जिससे ट्रांसपोर्ट आउट होना है। तो वेसिकल्स कैरिंग पार्टिकल्स, अब ये ट्रांसपोर्ट होगी किस तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्टिकल क्या करेगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज का मतलब होता है मिक्स करना, अपने आप को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिक्स कर लेता है, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या होता है? रिलीज। एक दफा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिक्स हुआ और फिर उसके बाद इसने अपने पार्टिकल्स आउट कर दिए, एग्जिट आउट कर दिए एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब ये आगे जहां पर भी इसकी डेस्टिनी है, इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वहां ये पहुंच जाएंगे। तो इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू एक्सोसाइटोसिस होता है। सबसे पहले क्या होगी? पैकेजिंग, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर फ्यूजन और फिर रिलीज। तो आई होप कि आपको ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एक्सोसाइटोसिस समझ आ गया होगा। इसकी बहुत ज्यादा प्रोटीन कौन सी यूज होती है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक हायर लेवल की होता है और उसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, तो वो आपका कंसर्न नहीं है। आपको बस जस्ट मेन स्टेप्स पता हो कि एक्सोसाइटोसिस कैसे होती है। फिर आ जाते हैं बच्चों अपने सेकंड पे, जो कि है हमारे पास एंडोसाइटोसिस, ठीक है। जैसे कि एक्सोसाइटोसिस में आउट जा रही थी चीजें, इसमें क्या है? सेल इनगल्फ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। सेल जो है वो पार्टिकल जो है वो करते हैं एंटर इनसाइड द सेल। उसी तरह होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करेगी इनसाइड की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ मूव करेगी और पार्टिकल्स को इनक्लोज कर लेगी, इन गल्फ कर लेगी, ठीक है। एक जैसे कि गल्फ करना होता है ना, अपने अंदर समेटना, उस तरह से होता है, ठीक है। और ये फिर पार्टिकल्स जो हैं वो एक वेसिकल के अंदर आ जाते हैं और ये इनसाइड द सेल आ जाते हैं। और इसके लिए भी सेल को एटीपी रिक्वायर होती है। तो इसी वजह से अगर हम साइंटिफिक वर्ड्स में एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करें तो क्या है? इट इज द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बाय विच अ सेल internalize large particles, macromolecules or fluids from its surrounding by enclosing them within a section of plasma membrane, which then pinches off to form a vesicle inside the cell। तो आई होप कि आपको एंडोसाइटोसिस समझ आ गया होगा कि पार्टिकल्स इनसाइड द सेल आ रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस में बाहर जा रहे हैं और एंडोसाइटोसिस में अंदर आ रहे हैं। तो जैसे बच्चों हमने एक्सोसाइटोसिस का वर्किंग मैकेनिज्म देखा, इसी तरह हम एंडोसाइटोसिस का भी देख लेते हैं कि सबसे पहले जो स्टेप 1 है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है? रिकग्निशन एंड बाइंडिंग। सबसे पहले सेल जो है वो रिकग्नाइज करता है उस चीज को, ठीक है, कि जो उसने ट्रांसपोर्ट इनसाइड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेजिनेशन होती है। इन्वेजिनेशन क्या है? सेल मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड। ये देख रहे हो? ये बच्चों यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये वाली जगह
सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनसाइड फ्लो जो है वो फोल्ड करता है, ठीक है, और एक स्मॉल पॉकेट बनाता है जिसके अंदर वो इस पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम स्टेप को क्या बोलते हैं, इनवेजिनेशन, ठीक है। और स्टेप 3 में क्या होता है, फिर वेसिकल बन जाता है, एक बबल लाइक सैक बन जाता है दैट कंटेन्स द मटेरियल इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और उसके बाद जो स्टेप 4 है वो क्या है, प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग का मतलब है कि अब उस वेसिकल के अंदर जो चीजें हैं उसने कहाँ जाना है, ठीक है, या तो वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगी, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेशन होगा और कंटेंट्स ब्रेक डाउन होंगे, या समटाइम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस की तरफ भी चले जाते हैं, ठीक है, कब बाज दफा लाइसोसोम्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग होते हैं मेथड्स जो सेल उसको यूज करता है, लेकिन अभी उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 4 स्टेप्स पता हो एंडोसाइटोसिस के, कि सबसे पहले रेकग्निशन होगी, फिर इन्वेजिनेशन होगी, फिर वेसिकल बनेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। तो बच्चों आपको आई होप वर्किंग मैकेनिज्म समझ आ गया होगा एंडोसाइटोसिस का भी और एक्सोसाइटोसिस का भी। तो अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कितनी तरह की एंडोसाइटोसिस होती है। तो फिर वही बात, देयर आर 3 मेन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सेल इज टेकिंग इन, कि सेल अपने इनसाइड क्या ले रहा है एंड हाउ, किस तरह से ले रहा है। मैंने बताया था ना कि हर क्लासिफिकेशन की, हर टाइप्स की बेसिस होती है, कोई रीजन होता है जिसकी बेस पे हम उसे क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस किस बेस पे है, कि सेल क्या इनसाइड ले रहा है और किस तरह से ले रहा है। तो बच्चों इसकी 3 टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास है फेगोसाइटोसिस, फिर है हमारे पास स्पिनोसाइटोसिस एंड द थर्ड वी हैव रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो बच्चों फेगोसाइटोसिस क्या होता है, कि जिसके अंदर सेल डेब्रिस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई हार्ड चीज, ठीक है, सॉलिड चीज जब सेल अपने इनसाइड लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और जब कोई फ्लूइड, ठीक है, वाटर की शक्ल में या फ्लूइड की शक्ल में जब कोई चीज सेल अपने अंदर लेता है तो उसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और जब कोई स्पेशल फ्लूइड कह लो या लार्ज पार्टिकल्स कह लो, जब वो रिसेप्टर के थ्रू एंडोसाइटोसिस करते हैं तो उसे हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम मैं आपको इसका जो डिफरेंस है ना और डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम बच्चों स्टार्ट करते हैं ना अपना फेगोसाइटोसिस से, ठीक है। तो बच्चों फेगोसाइटोसिस क्या है, इट इज अ सेलुलर ईटिंग, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच अ सेल engulfs लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये किस बेसिस पे है, कि व्हाट द सेल इज टेकिंग, क्या है, व्हाट द सेल इज टेकिंग, कि सेल सॉलिड चीज ले रहा है या लिक्विड चीज ले रहा है। तो जब भी सेल कोई सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, डेड सेल्स हो गए, या फूड के कोई पार्टिकल्स हो गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और इसे हम क्या क्या है, ये सेल की ईटिंग लाइक, सेलुलर ईटिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से करता है, बाय एक्सटेंडिंग pseudopodia that surrounds and enclose the material within a phagosome। ये phagosome और pseudopodia मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। और फॉर एग्जांपल कौन करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए। जब हम आगे इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहां पर आप ये देखोगे लाइव कि फेगोसाइटोसिस कैसे होती है, फॉर डिफेंस एंड क्लीन अप। लेकिन जो बच्चों पिनोसाइटोसिस होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। अब सेल जो है वो कोई लिक्विड चीज को खा रहा है, सॉलिड नहीं खा रहा, ठीक है। अ सेल engulfs extracellular fluid along with dissolved small molecules into tiny vesicles, ठीक है। यहाँ पर फ्लूइड है, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज नहीं है। सॉलिड होगी तो फेगोसाइटोसिस कहलाएगी, अगर लिक्विड या फ्लूइड होगी तो पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। और इसलिए हम पिनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ होती है, इट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स कॉन्टिन्यूसली टू सैंपल द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस, आई होप आपको फेगो और पिनो में फर्क समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा वर्किंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देती हूँ फेगोसाइटोसिस का। देखो बच्चों, ये सबसे पहला स्टेप देखो कि यहाँ पर ये देखो, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये रिसेप्टर्स है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसने इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है, कि ये मेरा टारगेट पार्टिकल है। ये ना असल में बच्चों क्या है, एक मैक्रोफेज ड्रॉ किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। मैक्रोफेज क्या है, एक आप कह लो इम्यून सिस्टम का सेल है, इम्यून सिस्टम का सेल है मैक्रोफेज, ठीक है। और ये जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उनको खाकर डाइजेस्ट कर देता है और हमें उसके इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो क्या करा, ये देखो इसने बच्चों, ये बैक्टीरिया को इसने डिटेक्ट किया अपने रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। और जो ही इसने डिटेक्ट किया ना, तो ये जो स्टेप नंबर 2 है क्या है, कि ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसने ऐसे आर्म लाइक प्रोजेक्शन, ये देख रहे हो बच्चों, ये वाली देखो, ये एक हाथ की तरह, आर्म की तरह इसने एक स्यूडो पोडिया बना दी है,
क्या बना दिए, स्यूडोपोडिया। इस आर्म लाइक प्रोजेक्शन को, आर्म लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्यूडोपोडिया। ये इसके इर्द गिर्द एक ऑनलाइन प्रोजेक्शन बनाता है, इसको अपने अंदर घेरने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है स्टेप नंबर 3 में कि आर्म्स फ्यूज अराउंड द टारगेट फॉर्मिंग अ फेगोसिटिक वेसिकल, ठीक है। जब उसने उस आर्म को यूज करके, स्यूडोपोडिया को यूज करके उसको अपने अंदर बना लिया, तो अब देखो ये बच्चों क्या बन गया, ये देखो यहाँ पर पिक्चर की तरफ गौर से देखो, ये क्या बन गया, फेगोसोम, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया भी है और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक हिस्सा भी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसोम। अब समझ आई। स्यूडोपोडिया क्या है, एक आर्म लाइक प्रोजेक्शन है जिसके थ्रू आप बैक्टीरिया, माइक्रोफेज जो है वो बैक्टीरिया को अपने अंदर डालता है, और जब वो उसे डाल लेता है, क्लोज कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, तो वो क्या बना देता है, फेगोसोम। फिर बच्चों ये फेगोसोम जो है ये आगे लाइजोसोम के साथ जाके मिलता है। लाइजोसोम का फंक्शन भी मैंने अपने लेक्चर नंबर 4 में, जब मैंने सेलुलर ऑर्गेनल्स पढ़ाए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो और इसे समझ भी सकते हो कि इसका क्या फंक्शन है। तो लाइजोसोम के साथ जो है वो बैक्टीरिया जो है वो इंटरेक्ट करता है, और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो उस बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन कर देते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द पार्टिकल डाउन, ठीक है। और फिर ये देखो फेगोलाइसोसोम बन गया, ठीक है। और जो वेस्ट है बैक्टीरिया को तोड़ने के बाद, वो डेब्रिस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर चला जाता है, आउटसाइड द सेल। तो आप देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से ये जो मैक्रोफेज है ये हमें बैक्टीरिया के अगेंस्ट बचाता है। कैसे बचाता है, थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस से उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से, फिर फेगोसोम बनाता है, फिर उसे लाइजोसोम के साथ मिलाकर उसे किल करता है, उसे तोड़ता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है, और उसका जो वेस्ट है, सॉल्युबल डेब्रिस है, उसे एक्सोसाइटोसिस से अपने अंदर से उठा के बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको फेगोसाइटोसिस का ये वर्किंग मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। और इसकी फेमस एग्जांपल्स क्या है, माइक्रोफेजेस इनगल्फिंग बैक्टीरिया ड्यूरिंग इम्यून डिफेंस एंड अमीबा कंज्यूमिंग फूड पार्टिकल्स। फिर आ जाओ जी पिनोसाइटोसिस की वर्किंग मैकेनिज्म पे, कि जब हमने देखा कि सॉलिड तो हो गया, अब लिक्विड कैसे जाएगा। तो इसमें भी बच्चों यही है, स्टेप नंबर 1 में क्या है, इनिशिएशन है, ठीक है। सॉल्यूट्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, वो उसको डिटेक्ट करता है और मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू फोल्ड इनवर्ड, पार्टिकल्स इनगल्फ इनसाइड द सेल, ठीक है। और हमारे पास पिनोसोम बन जाता है। अच्छा बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे पास क्या नाम है, एंडोसाइटोसिस है, उसमें जो फेगोसाइटोसिस है उसमें फेगोसोम बनता है, और पिनोसाइटोसिस में पिनोसोम बनता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वही वर्किंग मैकेनिज्म है जैसे हमारे पास फेगोसाइटोसिस के अंदर होता था। इसी तरह मॉलिक्यूल्स इनगल्फ इनसाइड होंगे और फिर पार्टिकल जो है वो अंदर चला जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। अब उसने न्यूक्लियस में जाना है, कहाँ जाना है, ये सेल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जब हम फेगोसाइटोसिस करते हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों, जब हम, सॉरी मेरी राइटिंग को बच्चों इग्नोर करना, फेगोसाइटोसिस करेंगे तो फेगोसोम, और पिनोसाइटोसिस करेंगे तो पिनोसोम, ठीक है। तो ये लिखते हुए बच्चों ये फर्क हमेशा याद रखना, ये ना हो कि आप पिनोसाइटोसिस एक्सप्लेन कर रहे हो और वहां पर आप फेगोसोम की बात कर दो, तो आपके नंबर कटेंगे। पिनोसाइटोसिस में पिनोसोम बनता है और फेगोसाइटोसिस में फेगोसोम बनता है, ठीक है। जो हमने फेगोसाइटोसिस समझ लिया, हमने पिनोसाइटोसिस समझ लिया। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है बच्चों वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही मजे का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आरएमई भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा बच्चों इस टाइप के एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सरफेस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि जब हमने बच्चों फेगोसाइटोसिस पढ़ा, ठीक है, तो हमने देखा कि ये सेल है और ऐसे एक आर्म लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की, जो कि पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है, हमने देखा था ना। और आर्म लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनसाइड करता है पिनोसाइटोसिस में अपने पार्टिकल्स को, ठीक है। लेकिन बच्चों जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है ना, उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये ब्लू कलर के देख रहे हो, ये हाईलाइट हुए हुए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये रिसेप्टर्स जब तक इन पार्टिकल्स को बाइंड ना कर ले, ठीक है, और उनको एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक कोई भी चीज सेल के इनसाइड एंडोसाइटोस नहीं हो सकती। ये एंडोसाइटोसिस रिसेप्टर बेस है, ठीक है। और इसी वजह से हम इनको पार्टिकल्स नहीं बोलते, बल्कि हम इनको क्या बोलते हैं,
लाइगेंड्स, ये एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है बच्चों जो आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी आप रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की बात करेंगे तो आपने पार्टिकल्स नहीं लिखना, आपने लिखना है लाइगेंड्स, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक जार्गम है जो कि यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया लाइगेंड्स, ठीक है, विच आर इंटरनलाइज्ड इन कोटेड वेसिकल्स। ऑफन क्या है, कोटेड वेसिकल्स हैं, सिंपल वेसिकल्स नहीं है, कोटेड वेसिकल्स हैं। और ये किस प्रोटीन से कोट हुए हुए होते हैं, क्लैथरिन, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है ये क्यों है, आप ये देख लो बच्चों, ये क्लैथरिन ये सेल के इनसाइड प्रोटीन्स होती है, ये बेसिकली रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और रिसेप्टर्स को हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि उन्होंने किस लाइगेंड के साथ बाइंड करना है, ठीक है। तो ये उसके साथ बाइंड करती है और फिर सेल के अंदर आती है, और इसी तरह ये देखो हमारे पास क्लैथरिन कोटेड वेसिकल बनते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर बेस्ड एंडोसाइटोसिस है। और ये क्या करती है, इसका क्या बेनिफिट है इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का, इट अलाउज द सेल टू प्रिसाइसली कंट्रोल विच सब्सटेंस एंटर एंड इन व्हाट अमाउंट, ठीक है। तो ये किस तरह से कंट्रोल करती है इसे हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि ना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाना था, इसे 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो मेरी कोशिश होती है, पहले तो मैंने प्लान किया था कि इसको एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर बच्चे बहुत लंबे लेक्चर से ना बोर हो जाते हैं। तो अब हम इसको लेक्चर नंबर 16 के अंदर डिस्कस करेंगे कि डिटेल में कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस किस तरह से होती है और किस तरह से ये फेगोसाइटोसिस से डिफरेंट है और पीनोसाइटोसिस से डिफरेंस है। और बच्चों वो वीडियो लाजमी देखना, उससे आपका उससे आपका बच्चों जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उसको स्किप किए बगैर बच्चों इस टॉपिक को क्लोज मत करना। लेक्चर 16 में ज़रूर जो है वो बच्चों आपने लेना है। एंड स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे।